लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में छपे लेख में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन दुनिया भर में बढ़ती दक्षिणपंथी और उग्र राष्ट्रवादी राजनीति को लेकर चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि आज कई देशों में नेता जनता की नाराजगी और असुरक्षा का फायदा उठाकर सत्ता हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी सब कुछ खोया नहीं है। वो मानते हैं कि आम लोग अब भी समझदार हैं और ज्यादातर लोग चरम सोच से सहमत नहीं हैं। ब्राउन लिखते हैं कि ब्रिटेन में नाइजेल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके खुद को कुछ नया बताती है, लेकिन असल में वही चलन दुनिया के कई देशों में दिख रहा है। प्रवासी विरोधी, देश पहले वाली राजनीति। फ्रांस, जर्मनी, इटली से लेकर भारत और अमेरिका तक कई जगह ऐसी पार्टियां आगे बढ़ रही हैं जो लोगों में डर और नफरत के जरिए राजनीति कर रही हैं। वो कहते हैं कि ये सोच जातीय राष्ट्रवाद की है, यानी मेरी जाति मेरा देश सबसे ऊपर, और इसी सोच ने दुनिया के कई हिस्सों में लोकतंत्र को कमजोर किया है। गॉर्डन ब्राउन बताते हैं कि ये हालात यूं ही नहीं बने। उन्होंने कहा, वैश्वीकरण का फायदा सबको बराबर नहीं मिला। कुछ लोग बहुत आगे निकल गए, लेकिन करोड़ों लोग पीछे छूट गए। सरकारों ने उनकी तकलीफें नहीं सुनी। इसी असमानता ने गुस्सा पैदा किया और अब वही गुस्सा राष्ट्रवाद और कट्टर राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। देश अपने दरवाजे बंद कर रहे हैं, बाहर से आने वाले विचार और व्यापार को शक की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन ब्राउन ये भी कहते हैं, उम्मीद अभी बाकी है। उनका कहना है कि आम लोग ना तो पूरी तरह सिर्फ मेरा देश सोच वाले हैं और ना ही सीमाओं के बिना दुनिया वाले। ज्यादातर लोग बीच के हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं लेकिन बाकी दुनिया से नफरत नहीं करते। अगर उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से उनका भी भला होगा तो वे साथ आने को तैयार हैं, चाहे वो जलवायु संकट से निपटना हो या महामारी से। ब्राउन का संदेश साफ है, कट्टरता और गुस्से की राजनीति का जवाब डर से नहीं बल्कि उम्मीद से देना होगा। देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो लोगों को बांटे नहीं बल्कि साथ जोड़े, जो गुस्से के बजाय भरोसे पर टिके समाज की बात करे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित संपादकीय में हालिया अमेरिका चीन ट्रेड वॉर को लेकर चिंता जताई गई है। अखबार कहता है, ट्रेड वॉर कभी आसान नहीं होती और अब इसका ताजा उदाहरण चीन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बढ़ता तनाव है। चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स, यानी वो खास खनिज जो इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार और हाईटेक इंडस्ट्री में बेहद जरूरी हैं, उनके निर्यात पर सख्ती बढ़ा दी है। इसके जवाब में ट्रंप ने नए 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। लेख के मुताबिक ये कदम दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खराब संकेत है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा, चीन बहुत शत्रुतापूर्ण हो गया है और हर उस तत्व पर नियंत्रण लगा रहा है जो उत्पादन से जुड़ा है। यानी अब ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का मामला बन गया है। संपादकीय बताता है कि ट्रंप के इन बयानों के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। बाद में ट्रंप ने ऐलान किया कि 1 नवंबर से चीन पर 100% नया शुल्क लगाया जाएगा, जो पहले से लगे 40% के ऊपर होगा। इससे निवेशकों में डर बढ़ गया कि कहीं ये तनाव दोबारा अप्रैल वाले लिबरेशन डे संकट की तरह ना बढ़ जाए, जब शेयर बाजार धड़ाम से गिरा था। अखबार का कहना है, भले ट्रंप इसे अमेरिका के लिए अंत में अच्छा बता रहे हों, पर सच ये है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे पर निर्भर हैं। चीन को रोजगार और उत्पादन के लिए अमेरिकी बाजार चाहिए और अमेरिका की इंडस्ट्रीज को चीनी सप्लाई चेन। इस झगड़े से दोनों देशों के साथ साथ पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। अंत में अखबार कहता है, शायद ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में कुछ नरमी आए, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदम स्मिथ के पुराने मुक्त व्यापार के सिद्धांत फिर से याद आने लगेंगे। यानी ये संपादकीय एक चेतावनी है कि ट्रेड वॉर जीतने की कोशिश में दोनों देश हार सकते हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में लेखक ने दिलचस्प और साथ ही चिंताजनक अनुभव साझा किया है, जब उनके 2019 के पुराने कॉलम एबॉलिशिंग वाइटनेस हैज नेवर बीन मोर अर्जेंट पर एलन मस्क ने अचानक ट्वीट किया
और देखते ही देखते वो पोस्ट 2 करोड़ व्यूज तक पहुंच गई। मस्क ने इस लेख को बिना संदर्भ समझे साझा करते हुए लिखा, किसी भी समूह के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया पर लेखक के खिलाफ नफरती टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। लेखक बताते हैं कि मस्क ने सिर्फ लेख की हेडलाइन देखी। असल में उसका भाव ये था कि व्हाइटनेस यानी श्वेतता कोई नस्ल नहीं, बल्कि एक सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा है जो सत्ताधारी वर्ग को दूसरों पर वर्चस्व देता है। इसका मतलब सफेद लोगों को खत्म करना नहीं, बल्कि उस सत्ता संरचना को तोड़ना है जो रंग, नस्ल या धर्म के आधार पर भेदभाव पैदा करती है। लेकिन इस पूरी घटना में दिलचस्प मोड़ तब आया जब लेखक ने एलन मस्क की एआई चैटबॉट ग्रोक से बात की। उन्होंने सोचा था कि वह भी मस्क की तरह विचार रखेगी, पर ग्रोक ने लेख को पढ़कर गहराई से विश्लेषण किया और कहा, व्हाइटनेस कोई समूह नहीं, एक सिस्टम है जिसे बदलने के लिए सामूहिक सामाजिक बदलाव चाहिए। ग्रोक ने यह भी जोड़ा कि आपका लेख सटीक है, लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया कि व्यवहार में यह बदलाव कैसे आएगा। लेखक के लिए अनुभव हैरान करने वाला था। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान एक दूसरे से बहस नहीं कर पा रहे, वहीं एक एआई इंसान से ज्यादा समझदारी से रेस और न्याय पर बात कर रही है। ग्रोक ने यहां तक कहा, वो सच और तथ्यों पर आधारित उत्तर देना चाहता है, ना कि किसी राजनीतिक झुकाव पर। अल जजीरा का ये लेख असल में एक व्यंग्य और चेतावनी दोनों है। ये दिखाता है कि आज की राजनीति और सोशल मीडिया कितनी ध्रुवीकृत हो गई है, जहां एक हेडलाइन को समझे बिना लोगों पर हमले शुरू हो जाते हैं, और ये भी कि अगर इंसान अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर नहीं उठा तो शायद भविष्य में मशीनें हमसे ज्यादा मानवीय साबित होंगी। द वायर में प्रकाशित लेख में भारत के गृह मंत्री अमित शाह के हालिया बयान की तथ्यात्मक जांच की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि प्रजनन दर नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण हुई है। ये बयान उन्होंने दैनिक जागरण के कार्यक्रम में दिया था, लेकिन लेख बताता है कि वैज्ञानिक आंकड़ों और सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक शाह का यह दावा ठोस सबूतों पर नहीं टिका है। लेख के अनुसार 1951 से 2001 के बीच हिंदू आबादी का हिस्सा 84% से घटकर 79.8% हुआ है, जबकि मुस्लिम आबादी 9.8 से बढ़कर 14.2% हुई। यानी ये वृद्धि प्रजनन दर और सामाजिक बदलावों के कारण हुई है, ना कि किसी संगठित घुसपैठ से। अमित शाह ने जिस 4.5% की गिरावट की बात कही, वो प्रतिशत हिस्सेदारी की है, जबकि हिंदू आबादी की वास्तविक संख्या लगातार बढ़ रही है। 1951 में 30 करोड़ से बढ़कर 2011 में 96 करोड़ तक। अब बात करते हैं प्रजनन दर की, जिसे अक्सर राजनीतिक बहस में नजरअंदाज कर दिया जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 1992 में मुस्लिम महिलाओं की औसत प्रजनन दर 4.4 थी, जो 2021 में घटकर 2.3 रह गई। यानी मुस्लिम समुदाय में प्रजनन दर की गिरावट सबसे तेज रही। हिंदू समुदाय में भी ये दर 3.3 से घटकर 1.9 हुई है। विशेषज्ञों का कहना है यह अंतर शिक्षा, आय और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जुड़ा है, ना कि धर्म से। लेख में यह भी कहा गया है कि सीमावर्ती राज्यों जैसे असम, बंगाल या त्रिपुरा में अवैध घुसपैठ की समस्या जरूर है, लेकिन उसका पैमाना उतना बड़ा नहीं जितना राजनीतिक रूप से दिखाया जाता है। कई शोधकर्ताओं ने साफ कहा है कि घुसपैठ के कारण कोई असामान्य जनसांख्यिकी बदलाव नहीं हुआ। अंत में लेख संकेत देता है कि शाह का नया बयान उनकी पार्टी की पुरानी पॉपुलेशन जिहाद वाली कहानी से हटकर है, शायद इसलिए कि आंकड़े अब उस थ्योरी को झुटला रहे हैं। निष्कर्ष साफ है, घुसपैठ एक सीमित समस्या है, लेकिन भारत में मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि का कारण वही है जो हर समुदाय में होता है, शिक्षा और जीवन स्तर से जुड़ी जनसंख्या प्रवृत्तियां। इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बजाय तथ्य और विवेक से देखने की जरूरत है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।